नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं देवनारायण गुजर न्यूटेक परिवार के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज अपने उसी लेसन प्रदीप्ति की शुरुआत फिर से करने वाले हैं। कई सारी परिभाषाएं हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, उन्हीं परिभाषाओं के साथ आज आगे बढ़ते हैं। तो रुके रहिए, देखते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूटेक परिवार में आपके घर, आपके मोबाइल में पहुंच रहे हैं ये ऑनलाइन क्लासेस, ये ऑनलाइन वीडियो। लगातार देखते रहिए और अपनी स्टडी को बरकरार रखते रहिए, चलते रहने दीजिए। इस लॉकडाउन के माहौल में अपनी स्टडी के ऊपर लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इसी सोच के साथ, नई पहल के साथ न्यूटेक परिवार घर बैठे आपको दे रहा है स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियो, और वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है न्यूटेक ग्रुप ITI यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं प्रदीप्ति वाले इस लेसन के बारे में। कई सारी परिभाषाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि मानक मोमबत्ती, प्रदीप्ति फ्लैक्स, प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति, कई सारी ऐसी परिभाषाएं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों, नई परिभाषाओं की ओर बढ़ते हैं और उनमें एक अद्भुत परिभाषा आपके लिए लाके आए हैं। वो परिभाषा रहने वाली है चमक यानी ब्राइटनेस के लिए। देखिए दोस्तों, बात आती है चमक की, बात आती है चमक की। अच्छा सर, चमक किसे कहा जाता है? हाँ जी, चमक यानी ब्राइटनेस। अच्छा सर, चमक की भी कोई परिभाषा है? हाँ सर, बिल्कुल, चमक की भी परिभाषा रहने वाली है। चमक की क्या परिभाषा है सर? देखिए बच्चों, चमक यानी ब्राइटनेस। अब देखना है कि सर इस ब्राइटनेस का क्या कोई सिंबल है? ये सर, चमक यानी ब्राइटनेस बी। नो सर, कभी भी भूल के अपने को इसका बी उत्तर नहीं देना है। चमक के प्रदर्शित चिन्ह के लिए हम लोगों को याद रखना है, चमक का सिंबल अपने पास रहने वाला है ए। चमक का सिंबल क्या रहने वाला है? सॉरी, एल। चमक यानी कि ब्राइटनेस का सिंबल अपने पास रहने वाला है एल। और देखिए, ये जो एल है ये किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? चमक किसे कहेंगे? चमक की वास्तविक परिभाषा चमक प्रदीप्ति तीव्रता से है। सर, किससे है? प्रदीप्ति तीव्रता से। जरा गौर कीजिए, इधर बात कह रहे हैं सर प्रदीप्ति तीव्रता की। अगर आपको समझना है ये प्रदीप्ति तीव्रता क्या है, पीछे वाले वीडियो को जाइए, देखिए, अध्ययन कीजिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझाया है। ये प्रदीप्ति तीव्रता यानी किसी विशेष दिशा में गिरने वाले प्रकाश की किरणें प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। अब देखिएगा, जितनी प्रदीप्ति तीव्रता अधिक होती है उतनी ही चमक अत्यधिक होती है। क्या कहा बच्चा? जितनी प्रदीप्ति तीव्रता अधिक है उतनी ही चमक अधिक रहने वाली है। ब्राइटनेस का मान कब बढ़ेगा? जब जब प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ने वाली है, यानी कि प्रकाश की किरणें बढ़ेगी, प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ेगी, और अगर प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ी तो चमक भी बढ़ने वाली है। यानी आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है, अगर किसी को चमकाना है, किसी की चमकाहट दिखानी है, तो करना क्या पड़ेगा सर? प्रदीप्ति तीव्रता को बढ़ा देना है। किसको बढ़ा देना है? प्रदीप्ति तीव्रता को। और देखिएगा, कई सारे ज्वेलर्स के जो कार्य करते हैं वहां आपको बिल्कुल खतरनाक वाला प्रकाश दिखाई देगा। और वो क्यों करते हैं इतना प्रकाश? क्योंकि सर वो चमक दिखाना चाहते हैं, वो ब्राइटनेस दिखाना चाहते हैं। जहां जहां ब्राइटनेस दिखाना है वहां वहां किसको बढ़ाना है सर? प्रदीप्ति तीव्रता को बढ़ाना है सर। आइए बात करते हैं सर आगे देखिएगा क्या है। चमक और किसके ऊपर निर्भर करती है? तो चमक एक बेहद खूबसूरत चीज के ऊपर निर्भर करती है, और वो दूसरी जो बेहद खूबसूरत चीज है वो है क्षेत्रफल सर। क्या है सर? क्षेत्रफल। एरिया के ऊपर भी चमक निर्भर करती है सर। अच्छा सर, ये क्षेत्रफल के बारे में आप क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, क्षेत्रफल के बारे में, लेकिन ध्यान रखना है क्या? जितना क्षेत्रफल अत्यधिक होगा उतनी ही चमक कम होती जाएगी। क्या कहा सर मैंने? जितना क्षेत्रफल अत्यधिक होगा उतनी ही चमक डाउन होती जाएगी। यानी कि अगर आप एक छोटे रूम में प्रकाश की व्यवस्था करोगे और वहां कोई 100 वाट का लैंप लगाया है और एक उससे डबल वाले रूम में 100 वाट का लैंप लगा दिया है, आपको समझ जाना है चमक
किसमें, छोटे वाले रूम में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्रदीप्ति तीव्रता तो दोनों में समान ही है सर। 100 वाट है तो जो भी उनका ल्यूमन फ्लक्स 2-4 ल्यूमन जो भी उनसे उत्पादित होने वाला है, प्रकाशित होने वाला है, वो होना है। लेकिन एरिया के अनुरूप दूसरे वाला कमरा अत्यधिक बड़ा है या दुगना है, कारणवश वहां पर चमक घट जाएगी, ब्राइटनेस का मान डाउन हो जाता है और वहाँ जो चमक, जो ब्राइटनेस है, वो हम लोगों को कम दिखाई देने लगेगी। आइए सर बात करते हैं, चमक दो चीजों पर निर्भर करी, प्रदीप्ति तीव्रता और क्षेत्रफल के ऊपर। अब बात करते हैं सर, ये जो चमक है ये अपने पास, क्या इस चमक का कोई फॉर्मूला है? हाँ सर, इस चमक का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, चमक पढ़ रहे हैं, चम्मच नहीं, चमक की बात कर रहे हैं। किसकी सर? चमक की। देखिए चमक का फॉर्मूला क्या, प्रदीप्ति तीव्रता जितनी अधिक तो चमक यानी एल, चमक यानी क्या है सर? एल, लाइट, चमक यानी एल है सर, लाइट। अब हम लोग क्या कहते हैं सर? हम लोग कहते हैं बिजली और विद्युत और लाइट, लाइट आ गई, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वो लाइट इस चमक के लिए है क्योंकि हम लोगों ने सामान्य जीवन में लाइट का या विद्युत का, किसका सर? विद्युत का लाइट के रूप में प्रयोग किया है और घर में अत्यधिक प्रयोग लाइट के लिए किया जाता है, प्रकाश के लिए किया जाता है। इस कारणवश लोग बाग विद्युत धारा को भी लाइट कह बैठते हैं। प्रकाश, लाइट, या मैं कहूँ तो चमक, लाइट, और उसी से इसका सिंबल बनाया है एल। ध्यान रखिएगा, चमक यानी ब्राइटनेस प्रतीक्षित एल होता है और ये 1 एरिया पर निर्भर है सर। फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, 1 एरिया है। अब बात करना है, देखो क्या, 1 एरिया के ऊपर से हम लोगों को पता है सर कि प्रदीप्ति तीव्रता, क्या सर? प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है? अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है सर? कैंडेला। आइए सर बात करते हैं प्रदीप्ति, देखिए यूनिट बना रहा हूं मैं चमक की, थोड़ा ध्यान देना सर। प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई कैंडेला हमारे पास आ चुकी है और हम लोगों को पता है क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सर? मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार अब हम लोगों के पास एक नई यूनिट तैयार हो गई है जो कि चमक या ब्राइटनेस की है और हम कह सकते हैं कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, यानी ब्राइटनेस, चमक होता है। ध्यान रखिए बच्चों, एक पॉइंट अपना क्लियर हुआ, चमक अच्छे से समझ जाना है। ब्राइटनेस क्षेत्रफल बढ़ने पे कम होती है और तीव्रता बढ़ने पर बढ़ती है। ब्राइटनेस का सिंबल एल होता है और अगर यूनिट कोई आपसे पूछ ले तो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर बताते हुए बिल्कुल नहीं चकना है। आइए एक और नए शब्द की बात करते हैं जिसको कहते हैं चकाचौंध हो जाना। क्या कहा सर मैंने? चकाचौंध, यानी देखिए क्या है, किसी मानव के आंखों पर उस प्रकाश का गिर जाना जिसके बाद में मानव की आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, वो चकाचौंध या चौंध शब्द कहलाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चमक और चौंध में क्या फर्क है। ध्यान रखिएगा, चकाचौंध यानी कि वहां पर अब दिखाई देने वाला नहीं है और चमक वहां पर अब बहुत ही खूबसूरती से दिखाई देने वाला है। तो ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं। नई परिभाषा की ओर बढ़ता हूं मैं। देखिए नई परिभाषा क्या है? प्रदीप्ति तीव्रता। हम लोगों ने पढ़ा यूनिट कैंडेला, किसकी? प्रदीप्ति। ध्यान रखना, नई परिभाषा प्रदीप्ति तीव्रता नहीं है, प्रदीप्ति तीव्रता की तो कैंडेला यूनिट है। अब बात करते हैं, देखो किसकी नई परिभाषा की, प्रदीप्ति दक्षता। प्रदीप्ति दक्षता, बच्चा लोग दक्षता बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। दक्षता को हम कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। देखिएगा, दक्षता का सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास होता है आउटपुट बटावा इनपुट या इनपुट बटा आउटपुट। दक्षता का फॉर्मूला क्या रहता है सर? आउटपुट बटावा इनपुट। ध्यान रखना है, आउटपुट बटा इनपुट। ये बचपन में ही चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है सर। क्या था? आउटपुट बटा इनपुट। किसका फॉर्मूला है सर? दक्षता का। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग मैटर है। क्या कह रहा है सर? यहाँ कह रहा है प्रदीप्ति दक्षता का। बताइए किसका सर? प्रदीप्ति दक्षता का। अब देखिए बात आ जाती है, आपको अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले प्रश्न कि दक्षता एफिशिएंसी की यूनिट क्या है, तो घबराना नहीं है, सीधा जवाब देना है सर इसकी कोई यूनिट नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है साहब? क्यों नहीं बनी है? देखिए
कोई अनुपातिक राशि है सर। क्या है सर? अनुपातिक राशि। जैसे मैं कहूँ कि दक्षता निकालनी है, 5 किलो था, 3 किलो था, लिया मैंने इनपुट में 5 किलो और आउटपुट में दे दिया 3 किलो। इनपुट में कितना लिया था? 5 किलो, आउटपुट में कितना दिया? 3 किलो। बेझिझक इसकी दक्षता निकल जाएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि दोनों बटे में है, केजी केजी, और जब केजी और केजी बटे में होगा तो किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इस प्रकार इसकी दक्षता निर्मित नहीं हुई है। लेकिन एक गजब की बात है सर। गजब की बात क्या रहने वाली? वो गजब की बात ये है कि ये जो प्रदीप्ति दक्षता है इसकी एक इकाई बन गई है सर। अच्छा सर, आपने कहा दक्षता की इकाई नहीं, तो फिर आपने प्रदीप्ति दक्षता की इकाई कैसे बढ़ाई? आइए वही जादुई इकाई आपको सिखाने जा रहा हूं। अब मैं प्रदीप्ति दक्षता, अब देखना बच्चा, हमने पढ़ा आउटपुट बटा इनपुट, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, हम भी आउटपुट ही लिखेंगे। हमने लिखा सर आउटपुट, बिल्कुल सर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ प्रदीप्ति की निकाल रहे हैं तो आउटपुट का मतलब किस में मिलेगा? प्रदीप्ति फ्लक्स यानी ल्यूमन में। आउटपुट प्रदीप्ति फ्लक्स के रूप में। किसके रूप में मिला सर? प्रकाश की किरणों के रूप में। प्रदीप्ति फ्लक्स किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें सर। तो आउटपुट मिला प्रदीप्ति फ्लक्स के रूप में। और बच्चा इनपुट किस में दिया था? इनपुट सर हम लोगों ने विद्युत दी थी। क्या दी थी? विद्युत दी थी। अरे भाई विद्युत दी ना, तभी तो ट्यूबलाइट जलती है, तभी तो लैंप प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? जब हमारे घर पे कोई सप्लाई आ रही होती है और सप्लाई को हम कनेक्ट करते हैं किसी लाइट से या ट्यूबलाइट से, तभी तो चमक आती है ना। हाँ सर, तो ध्यान रखना है, हमने विद्युत धारा दी है। क्या दी है? विद्युत धारा दी है, पावर दी है, सप्लाई दी है। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा अकेली नहीं गई, वोल्टेज भी उसके साथ गया था। दोनों एक साथ गए और जब एक साथ चले गए तो हम कह दिए कि सर वहां पावर चली गई। कारण उसमें कह सकता हूं इनपुट, और इनपुट किसके रूप में दी है बच्चा? इनपुट का ध्यान रखना है, पावर दी है। कौन सी? वैद्युतिक शक्ति दी है। इनपुट क्या दिया हमने? वैद्युतिक शक्ति दी है सर, वैद्युतिक शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर दे दी है सर। अच्छा सर बच्चा, अब यूनिट बनाने का टाइम आ गया है। देखो, आउटपुट प्रदीप्ति फ्लक्स और इनपुट वैद्युतिक शक्ति। हाँ सर, यूनिट कैसे बनाओगे? यूनिट यहाँ से बनाएंगे। देखिएगा, प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई पता है क्या? हाँ सर पता है। क्या होती है प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई? ल्यूमन होती है सर। क्या होती है? ल्यूमन। सर पता चल गया प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या है? ल्यूमन है, कोई झिझक नहीं इसमें। हाँ सर, वैद्युतिक शक्ति की बात आती है। किसकी? वैद्युतिक शक्ति। तो ध्यान रखना है, वैद्युतिक शक्ति की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। और इस प्रकार प्रदीप्ति दक्षता की अगर यूनिट पूछ ले तो कह देना है ल्यूमन प्रति वाट होती है। बिना झिझक के हम बता सकते हैं, हम समझ चुके हैं कि प्रदीप्ति तीव्रता की भी एक इकाई होती है, और वो इकाई क्या होती है बच्चा? वो इकाई ल्यूमन प्रति वाट होती है। कोई झिझक अपने अंदर नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। आगे बात आती है साहब गुणांकों की। किसकी आती है? गुणांकों की। कुछ गुणांक हैं, उन गुणांकों के बारे में भी अध्ययन करना है। अब देखिएगा वो गुणांक कौन से हैं। तो गुणांक अपने पास 3 रहने वाले हैं। कितने? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। पारेषण गुणांक, परावर्तन गुणांक, और अवशोषण गुणांक। देखना बच्चा, 3 गुणांक पढ़ने वाले हैं। बिना झिझक के आपको तीनों गुणांक समझ में आने वाले हैं। रुके रहिए। देखो क्या है, पहले की बात करते हैं पारेषण, दूसरे की बात करते हैं परावर्तन, और तीसरे की बात करते हैं अवशोषण। देखिएगा, सबसे पहले बात करूं मैं अगर, तो हम बात कर लेते हैं अवशोषण की। किसकी बात कर लेते हैं? अवशोषण गुणांक की। क्या है सर ये अवशोषण गुणांक? देखिए, अवशोषण गुणांक ये प्रकाश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के गुणांक है। अगर कोई आपको कहे गुणांक किसके पढ़ रहे हो, तो प्रकाश के पढ़ रहे हैं सर, लाइट के पढ़ रहे हैं, प्रकाश के गुणांक है सर। आइए बात कर लेते हैं। देखिएगा, अवशोषण गुणांक को मैं पहले कहूँ, देखो गुणांक कोई भी अवशोषित कब होगी कोई चीज?
जब आएगी ना, जब कोई चीज़ अपने पास आने वाली है तो इनपुट में आया, उसको हमने रख लिया और बाद में आउटपुट दे दिया और इनसे निकल के जो आया वो गुणक कहलाया। समझ में आया क्या? देखिएगा इधर नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा सा ही मामला है सर। मैटर सीधा साधा है। मैटर क्या है कि कोई प्रकाश आएगा सर, तो उसको मैंने नाम दे दिया है सर आपतित प्रकाश। कौन सा प्रकाश दिया? आपतित प्रकाश, यानी आने वाला प्रकाश। और जब कोई प्रकाश आया और आने के बाद में उसको कुछ हद तक अवशोषित कर लिया गया तो कौन सा प्रकाश हो गया? अवशोषित प्रकाश। तो ध्यान रखना है आपतित प्रकाश और अवशोषित प्रकाश। अवशोषित प्रकाश, अब अगर बचपन सामान्य गुजरा है तो परिभाषा बढ़ाई जा सकती है। कैसे? अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या है? अवशोषित प्रकाश और आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहा जाता है? अवशोषण गुणांक कहा जाता है। ध्यान रखना है क्या है ये? अवशोषण गुणांक, अवशोषित प्रकाश बटावा आपतित प्रकाश। यानी आप अगर सीधे सीधे समझना चाहो तो कोई कपड़ा हमने सुखा रखा है और प्रकाश ऊपर से आया, जैसे ही कपड़े के ऊपर गिरा तो कपड़े ने क्या किया सर? उसका अवशोषण किया है, तभी तो सूखा। कुछ अवशोषण कपड़े ने खुद के अंदर कर लिया प्रकाश का, और वो कौन सा गुणांक कहलाया? अवशोषण गुणांक कहलाया सर। परावर्तन गुणांक, परावर्तन को भी बस वैसे ही समझना है, आपको इजीली हो गया पहले समझना। अगर ये समझ में आया आपको, देखिए अवशोषण गुणांक में क्या है? आपतित प्रकाश, यानी प्रकाश आएगा तभी कार्य होना है साहब, ये तो कंफर्म हो गया। आपतित प्रकाश, और हम लोगों को ध्यान देना है परावर्तन पूछ रहा है तो परावर्तित प्रकाश। क्या कहा लालू? परावर्तित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश। मैं कह सकता हूं परावर्तन गुणांक कहलाता है। यानी कि कोई प्रकाश क्या हो, किसी तल से या किसी युक्ति से आए और जब आकर क्या करे? किसी चीज से टकराए और टकरा कर क्या करे? वापस लौट जाए, तो वो क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। और ऐसा अगर कोई गुणांक निकाल लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? परावर्तन गुणांक कहलाता है। अगले गुणांक की ओर बढ़ते हैं, पारेक्षण गुणांक। पारेक्षण को अंग्रेजी में समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ट्रांसमिशन, ट्रांसफर हो जाना। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर हो जाना। कैसे भाई साहब? क्या करते हैं देखना, लेडीज घूंघट निकालती है फिर भी उसको रास्ता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी जो भी उसने लगा रखा है सामने, उसमें से पारदर्शी उसमें से दिखाई दे रहा है, उसमें से ट्रांसमिशन हो रहा है, देखने का प्रकाश जा रहा है उसमें से, इसलिए उसको क्या हो रहा है? रास्ता दिखाई दे रहा है। हम लोगों को ध्यान देना है। पारेक्षण गुणांक, किसी कपड़े से होकर प्रकाश निकल जाए, किसी कपड़े से होकर प्रकाश ट्रांसफर हो गया दूसरी तरफ, तो वो कौन सा गुणांक के कारण हुआ? पारेक्षण गुणांक के कारण। यानी मैं कह सकता हूं आपतित प्रकाश और पारेषित प्रकाश, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? सीधा सीधा कह सकते हैं सर पारेक्षण गुणांक कहलाता है। यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। आगे अध्ययन करते हैं, देखिएगा क्या है। अब बात आती है सर, दमदार बात आती है। ये कुछ परिभाषाएं थी जो खत्म हो चुकी है। कई सारी परिभाषाएं हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी और ये 3-4 परिभाषाएं अब तक थी जो हम लोगों ने आज पूरी की है। अब बात आती है सर किसकी? प्रकाश व्यवस्था की। किसकी बात आती है? प्रकाश व्यवस्था की। कहां पर कैसे कैसे प्रकाश की व्यवस्था करनी है, हम लोगों को ध्यान रखना है। प्रकाश की व्यवस्था लक्स या ल्यूमन में होने वाली है। ल्यूमन मीटर स्क्वायर किस में होने वाली है सर? ल्यूमन मीटर स्क्वायर में होने वाली। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ल्यूमन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट थी सर? लक्स किसकी यूनिट थी सर? बताइएगा। तो सीधा सीधा सा जवाब आपका आना चाहिए क्या? प्रदीप्ति की थी। किसकी थी सर? प्रदीप्ति की। क्या यूनिट थी सर अपने पास प्रदीप्ति की? लक्स या फिर ल्यूमन मीटर स्क्वायर। और प्रदीप्ति में ही क्या किया जाता है? प्रकाश की व्यवस्था की जाती है सर। आइएगा सर बात करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ, अगर आपसे कोई सामान्य सा प्रश्न पूछे कि सूक्ष्म कार्यों के लिए प्रकाश की व्यवस्था कहां तक की जाती है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखिएगा, अगर पहले से ही क्वेश्चन आ जाए उसमें लिखा हो सूक्ष्म कार्य के लिए, सबके लिए अलग अलग है लेकिन आप घबराए नहीं, याद रखना आसान है। सूक्ष्म कार्य के लिए यानी कि सूक्ष्म कार्य में क्या आने वाला है आपको देखना है। कोई छोटा निरीक्षण करना है, छोटी मशीनरी है तो 250 से 500 ल्यूमन या 500 लक्स की, ध्यान रखना है लालू,
250 से 500 लक्स की प्रकाश व्यवस्था की जरूरत है सर। किसके लिए? अगर कोई छोटी मशीनरी चला रहा है या कोई छोटे कार्य कर रहा है तो। अब देखिए, अब खतरनाक वाली चीज बताने वाले हैं सर। पिछली बार यानी सन 2018 में बिजली बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया और बहुत से लोगों को चौंका गया सर। क्वेश्चन क्या था सर ऐसा? देखिएगा, इतना बड़ा लेसन, उसको क्वेश्चन कहाँ से मिला उसके बारे में चर्चा करते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, प्रूफ रीडिंग में कितनी प्रदीप्ति प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती है? अब देखिएगा, प्रूफ रीडिंग क्या होती है। सबसे पहली चीज, लोगों को जब प्रूफ रीडिंग का नाम लिया गया तो सबके दिमाग में आया कि साहब अदालत में जो प्रूफ पढ़े जाते हैं वो प्रूफ रीडिंग होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब बाद में देखा गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रूफ वो नहीं है सर। प्रूफ रीडिंग क्या है? वहां पर कोई अलग से व्यवस्था की जाती है क्या लाइट की? अदालत में हमने देखा है। अच्छा, ऐसा नहीं तो फिल्मों में तो देखा ही होगा। अदालत में कोई व्यवस्था होती है कि लेटर लेके जा उस कोने में जाकर पढ़ के आना है? नहीं होती है सर। अदालत में तो वही सबके सामने उस लेटर को पढ़ना होता है, क्योंकि अदालत में जो प्रकाश व्यवस्था होती है वो सामान्य अध्ययन के लिए बिल्कुल सही होती है। फिर सर ये प्रूफ रीडिंग किसकी है? प्रूफ का मतलब तो हम तो वो एक ही समझते हैं, सबूत। नहीं बच्चा, ये प्रूफ रीडिंग किसकी है? किताबों की भी हो सकती है, प्रूफ रीडिंग अखबारों की भी हो सकती है। यानी कि आप एक बार उसको वापस से प्रूफ कर रहे हो, देख रहे हो, वो प्रूफ रीडिंग होती है। और इनके लिए सदैव हमेशा अलग से व्यवस्था की जाती है। यानी किताबों की अगर प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था स्थापित की जाएगी। और प्रूफ रीडिंग के लिए जो प्रकाश व्यवस्था होती है वो काफ़ी हद तक अधिकतम होती है और उसका मान होता है 1000 से लेके। प्रूफ रीडिंग ध्यान रखना है। अब ये किताबों की भी हो सकती है, अखबार की भी हो सकती है, अदालत से बेवकूफ नहीं बनना है। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग में सर 1000 से लेकर 2000 लक्स तक की प्रकाश व्यवस्था की जाती है बच्चा। कितनी? 1000 से लेकर 2000 लक्स तक प्रूफ रीडिंग में प्रकाश व्यवस्था की जाती है। क्या सर इस अंतराल की प्रकाश व्यवस्था और कहीं भी रखी जाती है? बिल्कुल रखी जाती है सर। और कहीं इतने प्रकाश की कहाँ जरूरत पड़ी? और जरूरत पड़ी इसी प्रकाश की ड्राइंग कक्ष में सर। कहाँ जरूरत पड़ी सर? ड्राइंग कक्ष। ड्राइंग कक्ष जानते हो क्या? ड्राइंग कक्ष, अरे आरेख बनाना है और अगर इस पिस्टन को उस तरफ लगा दिया तो इंजन गलत, इस लाइन को उस तरफ खींच दिया तो मकान गलत, और अगर इस स्ट्रक्चर को उस तरफ बना दिया तो गाड़ियों की बॉडी बिगड़ गई। यानी प्रकाश की व्यवस्था सुसज्जित होनी चाहिए, हमेशा अपने को दिखना चाहिए सर कहाँ कौन सी लाइन खींच रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, प्रकाश व्यवस्था ड्राइंग कक्ष में भी उच्चतम होनी चाहिए। और कौन सी जगह है सर? अब बात करते हैं सर घड़ी की। किसकी बात करते हैं सर? घड़ी की। किसकी सर? घड़ी। घड़ी की बात करते हैं। घड़ी में जो भी मोटर होती है उसमें भी प्रकाश व्यवस्था की जरूरत अत्यधिक होती है। अब ये जरूरी नहीं है लालू कि जितनी प्रकाश व्यवस्था बढ़ाना हो उतना कोई बड़ा प्रदीप्ति का स्रोत लगाना जरूरी है, नहीं। हम लोगों को पता है कि प्रदीप्ति फ्लक्स चमक से भी कार्य होगा, क्योंकि चमक उसके समानुपात में है। अगर चमक बढ़ी तो प्रदीप्ति तीव्रता भी बढ़ेगी। और हम लोगों को पता है चमक को बढ़ाने का एक सीधा सा उपाय हमारे पास होता है, वो क्या है कि एरिया को घटा दो। और इसीलिए देखना, अब हम कहेंगे सर 1000 से 2000 लक्स की प्रकाश व्यवस्था कर रहे हो तो बहुत बड़ी ट्यूबलाइट लानी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास तो 40 ल्यूमन प्रति वाट की ही अपने पास होती है ट्यूबलाइट। तो आप तो 2000 लक्स की प्रकाश व्यवस्था कर रहे हो, इतनी बड़ी ट्यूबलाइट कहाँ से बनाएंगे? इतनी बड़ी ट्यूबलाइट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल रिपेयरिंग, घड़ी रिपेयरिंग आदि लोग करते क्या है, अपना एक कक्ष अलग से बनाते हैं और उसके चारों तरफ से उस कक्ष को पैक कर देते हैं, सामने सामने ही दिखाई देता है और उसके ऊपर ट्यूबलाइट लगा दी जाती है। प्रकाश का जो एरिया है वो घट गया है, कारण उस प्रकाश की तीव्रता क्या बढ़ गई है? चमक बढ़ गई है, प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ गई है। कारणवश ध्यान रखना, घड़ी वाले के लिए भी 1000 से 2000 लक्स के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो घड़ियों की रिपेयरिंग करते हैं। क्यों होती है साहब? क्योंकि घड़ी में छोटे छोटे से पुर्जे लगे होते हैं और अगर दिखाई नहीं दिए तो बाद में फिर कार्य होना संभव नहीं है। इसीलिए तो प्रकाश जो भी घड़ी रिपेयरिंग करने वाले होते हैं वो ध्यान रखना एक लेंस का भी प्रयोग करते हैं, जिसको वो आँख में लगा लेते हैं और बाद में घड़ी को सही करते हैं, क्योंकि उससे वो घड़ी के बारीक से पुर्जे आसानी से दिखाई देने लगते हैं। अब सर आपने इतना सब कुछ बता दिया है तो हम लोगों के दिमाग में बार बार क्वेश्चन आता है क्या कि पढ़ने के लिए सही उजाला कौन सा है, किस प्रकाश में पढ़ा जाए? हाँ सर, अगर लंबे समय तक पढ़ना है, नो सर लंबे समय की आवश्यकता ही नहीं। पहले पूछो
लंबे समय की पहले देखते हैं, बाद में बात करेंगे छोटे समय की। लंबे समय तक या मैं कहूँ तो अधिक समय तक अगर पढ़ना है, आराम से पढ़ना ही पढ़ना है, स्टडी करके। अब लंबे समय तक पढ़ना है तो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाना। लंबे समय तक लाइब्रेरियों में लोग बात पढ़ते हैं, ऐसा सुना है हम लोगों ने, बिल्कुल सही। लंबे समय तक अगर पढ़ना है तो वहां पर प्रकाश की व्यवस्था 250 से 250 लक्स होनी चाहिए। कितनी सर? 250 लक्स, 250 से 250। लेकिन वहां लंबे समय तक लोग बात पढ़ते हैं। हमारा मुन्ना थोड़ा अमीर है और मुन्ने की ख्वाहिश है सर मेरे लिए स्टडी कक्ष बनाओ जहां मैं अध्ययन कर सकूं, मेरा रूम अलग होना चाहिए। पढ़ने वालों के नखरे हैं भाई, क्या कि मेरा रूम अलग होना चाहिए, वहां कोई नहीं आएगा और प्रकाश भी अच्छा होना चाहिए, मेरे को दिखना चाहिए। ये क्या लैंप लगा रखा है, मेरे को दिखता ही नहीं है। लालू अगर ऐसा नखरे वाला बालक है जो क्या कहे कि मेरे लिए क्या बनाओ, स्टडी का कक्ष बनाओ, अध्ययन कक्ष की बात करते हैं, जिसकी अध्ययन कक्ष की, जो बालक पढ़ने से घबराते हैं और ऐस आराम चाहते हैं, वही बात करेंगे। बाकी तो 250 से 500 लक्ष में भी कार्य चल जाएगा। कहते हैं बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष बने हैं वो सड़कों के उस ट्यूबलाइट के प्रकाश से भी पढ़कर अपने जीवन को संवार चुके हैं। तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्ययन कक्ष में प्रकाश व्यवस्था, तो अपने को छापना ही पड़ेगा सर कि वहां पर 500 से लेकर 1000 लक्स तक प्रकाश लगाओ। अब लालू को कितना दिखता है, एक अक्षर को 5 बार पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, ध्यान रखना है। अध्ययन कक्ष के लिए 500 से 1000 लक्स की प्रकाश व्यवस्था की जाती है सर। 1000 से लेकर 500 से लेकर 1000 प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चा? ये अध्ययन करने के लिए करते हैं, अध्ययन के कमरों में करते हैं। अब देखते हैं आगे। हॉस्पिटल में तो सर बहुत ज्यादा प्रकाश व्यवस्था की जाती होगी। अब देखिए, अगर बात करें सर सामान्य बताओ आप कि ऐसे कोई जनरल सा सिस्टम है, वहाँ प्रकाश, जैसे खाना खाने का रूम है, ऐसे कोई प्रकाश व्यवस्था की जाए तो क्या? सीधा ध्यान लगाइएगा। ऐसी अगर कोई जगह जैसे गैलरी है, सीढ़ियाँ है, उनमें ज़्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं है, वरना चमक ज़्यादा हो जाएगी तो सीढ़ियाँ नहीं दिखेगी। स्टेज कौन सी है, एक सीढ़ी पे पैर रखने की कोशिश करोगे और तीसरी सीढ़ी पे पैर रख जाएगा, ठीक है। किस कारण से रखा गया? क्योंकि चमक ज़्यादा हो गई, सीढ़ियाँ दिखी नहीं, वहाँ प्रकाश की कमी हो सकता है, सिर्फ दिखाना ही है, चमकाना नहीं है। और इस वजह से ध्यान रखना। सामान्य प्रकाश व्यवस्था की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए लालू? सामान्य प्रकाश व्यवस्था, यानी जनरल सा सिस्टम करना है सर। और वहां पर अगर आपको कोई पूछ ले तो आप सिर्फ कहोगे कि वहां 150 लक्स प्रकाश की आवश्यकता है सर, 150 ल्यूमन मीटर स्क्वायर प्रकाश की आवश्यकता है सर। इससे ज्यादा प्रकाश की जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली है सर। अब बताइए सर, कोई ये 150 आपने न्यूनतम बता दिया, हाँ सर, इस 150 से नीचे प्रकाश नहीं करते। फिर अगर करते भी हैं तो कहाँ करते हैं? पिग्मी लैंप, नाइट लैंप, वो फिर बाद वाली बातें आ जाती है, वहाँ ले जाते हैं 150 से नीचे। लेकिन अब तक तो हम 150 ही रखे हैं, सामान्य जीवन में 150 ही रखा जाता है। अब सर कोई अधिकतम खींच के भी कार्य होता है क्या? हाँ बच्चा, अधिकतम भी रखा जाता है। अब देखिए अधिकतम कहाँ, अगर बात आती है ऑपरेशन थिएटर की, बच्चों के दिमाग में सीधा जाता है सर, रखता होगा कोई 1 2 लाख, नहीं बेटा, ऑपरेशन थिएटर। आगे बढ़िए, यहाँ पे मिटा देता हूँ। बात चल रही थी ऑपरेशन थिएटर। देखिए बच्चा, ऑपरेशन थिएटर का मतलब क्या है? ऑपरेशन का कक्ष है। ऑपरेशन थिएटर की जो प्रकाश व्यवस्था है वो कितनी रहने वाली है? वो हम लोगों के पास 500 से 1000 लक्स। कितना बच्चा? 500 से 1000 लक्स किसकी रहने वाली है? ऑपरेशन थिएटर की। ध्यान रखना, ऑपरेशन थिएटर का 500 से 1000 लक्स तक प्रकाश व्यवस्था की जाती है। घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन का पलटवार हो जाए और क्वेश्चन क्या कह दे कि ऑपरेशन टेबल, ध्यान रखना, ऑपरेशन की क्या बनी हुई है? टेबल बनी हुई है। ऐसे थोड़ी इतने बड़े कमरे में किसी कोने में जाके ऑपरेशन करवा लो, नहीं सर, ऑपरेशन की क्या बनी हुई है? टेबल बनी हुई है। और वहां पर डॉक्टर को दिखना जरूरी है, वरना तार इधर उधर जुड़ जाएंगे,
और मशीनरी ढंग से काम नहीं करेगी। वहां कितने प्रकाश की व्यवस्था और ये अधिकतम है साहब, ये क्या है अधिकतम है। ऑपरेशन टेबल पे अधिकतम 200 यानी यहाँ तक 2200 से काम नहीं चलेगा। 2000 लक्स की प्रकाश व्यवस्था की जाती है कहाँ पर, ऑपरेशन की टेबल पर। और अगर प्रश्न है क्या कि ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ कितना बच्चा 500 से लेकर 1000 तक ही काम चल जाएगा, ज़्यादा उजाला करने की आवश्यकता नहीं है सर। अच्छा सर, अब कोई होटल और रेस्टोरेंट का भी बताओगे, भोजनालय का भी कुछ है क्या? बिल्कुल सर, वो भी बताएंगे, क्योंकि इनका रेशो अलग है सर। होटल भोजनालय, एक थोड़ा सा क्वेश्चन बार बार डिस्टर्ब करने वाला रहेगा, तो प्रदर्शनी, यानी आपको समझना है मेलों प्रदर्शनियों में क्या किया जाएगा, प्रदर्शन हेतु। कोई भी अगर प्रदर्शन करने वाले हैं आप, तो प्रदर्शन के लिए क्या सर, प्रदर्शन के लिए अपने को ध्यान रखना है, प्रदर्शन जहां भी किया जाएगा, प्रदर्शनी जहां भी लगाई जाएगी, वहां 1000 लक्स के प्रकाश की आवश्यकता है सर। अच्छा सर, 1000 से ज्यादा नहीं, 1000 से ज्यादा कर देंगे तो क्या, 1000 से ज्यादा प्रकाश करेंगे तो फिर चमक के साथ साथ चौंध वाला मिस्टेक कर सकता है, इस वजह से कितना 1000, कितना सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1000 से बढ़ते ही चौंध का सिस्टम शुरू हो जाता है, लेकिन प्रदर्शनी के लिए कितना 1000 लक्स प्रकाश व्यवस्था की जाती है। अच्छा, एक लास्ट अपना बचता है, वो क्या कि सर चटपटा खाना पीना है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लाइटें बंद है पर जलेगी कभी ना कभी, तो ध्यान रखना है। बात करते हैं भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट, कई नाम है ना, किंग, तो कई सारे किंग है, उनमें कितनी प्रकाश की व्यवस्था की जाती है? तो प्रकाश व्यवस्था 1000 से 1500 तक रहती है सर। जो भी जितने भी किंग है, उन किंगों को कह देना साथ कि कितनी प्रकाश व्यवस्था कर सकते हैं, 1000 से 1500, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है, इससे ज्यादा भी उनको जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर गर्मियों के दिनों में कोई खाना खा ही नहीं सकेगा, क्योंकि प्रकाश व्यवस्था ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रदीप्ति कारकों की।